संबोधन से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जी। एक प्रश्न है, ग्रामीण छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? ये बहुत सारे छात्र है। ग्रामीण छात्रों के लिए हमने बहुत सी पहले व्यवस्थाएं अपनी बनाई हैं और उन व्यवस्थाओं के आधार पर ही आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके अंदर शिक्षा सेतु मोबाइल की जैसे मैंने चर्चा की अभी कि उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी लगभग 2 लाख छात्र इसमें शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसका भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत योजना बनवाई है, उससे भी उनको लाभ हो रहा है। व्हाट्सएप के जितने ग्रुप्स हैं, बहुत से प्रकार के व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हैं, उसमें भी छात्र और शिक्षक आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रकार का व्हाट्सएप प्रश्न करता है तो शिक्षक उसका उसी ढंग से उत्तर देता है। तो ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं उसमें से बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिसके लिए सारा कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनके लिए पिछले कुछ वर्षों में तेजी से काम हुआ है, फिर भी कुछ विद्यार्थी उनके पास अभी डिजिटल के जितने सिस्टम होने चाहिए वो नहीं है। हम प्रयास करेंगे उनको उतने उपकरण किस प्रकार से ज्यादा दिलाए जा सकते हैं ताकि डिजिटल इंडिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसका विस्तार हो, ये हम लोग निश्चित रूप से कर रहे हैं। हमारे पास विदेशों से भी प्रश्न आए हैं। लंदन से हमारे पास एक प्रश्न आया है, सीमा अहलावत जी, ये डायरेक्टर हैं ग्लोबल हरियाणा कम्युनिकेशन की। इन्होंने पूछा है कि कोरोना काल के उपरांत युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा सरकार की क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमने एक विश्वविद्यालय जो बनाया है अभी, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में, उन लोगों ने इस प्रकार से युवाओं को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रदेश सरकार के युवाओं का जो कौशल विकास की दिशा में, तो उन्होंने कई अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से जैसा प्लांट ऑटोमेशन, रोबोटिक लाइन टेक्नीशियन, 3D प्रिंटिंग स्पेशलिस्ट, ड्रोन ऑपरेटर, एरोस्पेस डिजाइन स्पेशलिस्ट, न्यूमेटिक स्पेशलिस्ट, बिग डाटा एनालिटिक्स, पाइपिंग टेक्नीशियन, रोबोटिक वेल्डर, हेल्थ असिस्टेंट, ऐसे कुल मिलाकर के जितने भी कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज की उन्होंने पहचान की है और इन कोर्सेज के माध्यम से अब युवाओं को आफ्टर दिस कोविड-19 इसमें इनकी सबकी ट्रेनिंग करने के लिए पाठ्यक्रम दे रहे हैं। और मैं समझता हूं ऐसे ऐसे विषयों के पाठ्यक्रम के माध्यम से यदि वो कुशलता अपनी प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से उनको आगे अवसर मिलेगा कि आज जो ऑनलाइन सिस्टम सब शुरू हो रहे हैं उसमें उनको रोजगार भी मिलेगा और वो आगे बढ़ पाएंगे। अपने भविष्य को लेके हमारे युवाओं के दिमाग में काफी शंकाएं हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मूल मंत्र है? देखिए, युवाओं को चाहिए कि जो पास्ट है उसको स्वीकार करें, क्योंकि पास्ट जैसा भी था वैसा था, हमारा था, हमने स्वीकार करना चाहिए, बिना संकोच के स्वीकार करना चाहिए। और वर्तमान में एक आत्मविश्वास बनाना चाहिए कि जो इस समय हमारे सामने है उसको विश्वासपूर्वक हम कैसे अर्जित कर सकते हैं, उसकी ललक ये उनके मन में जागनी चाहिए। और मैं समझता हूं अगर भविष्य के प्रति वो आशान्वित हो, एक लक्ष्य सामने रखें और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कभी भी पीछे न रहें। अगर आज जितने भी लोग देश में दुनिया में आगे बढ़े हैं वो अपनी लक्ष्य की ओर प्रेरित होकर के आगे बढ़े हैं। अगर लक्ष्य की प्रेरणा उनको ना होती तो शायद वो आगे ना बढ़ पाते। इसलिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से उनके मन में एक विचार आना चाहिए कि हमको अपने लक्ष्य को पूरा करना है। तो फिर युवा जो है उसको कोई शंका नहीं होगी। शंकित स्वाभाविक है शंका होना, लेकिन शंका वो क्यों करता है? क्योंकि एक अनिश्चितता होती है उसके सामने कि मैं क्या करूंगा। इस अनिश्चितता को भी स्वीकार करना चाहिए। जैसे मैंने अपनी बातचीत में कहा कि अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है, मालूम नहीं कल क्या होना है, लेकिन उसको भी स्वीकार करेंगे, जो होगा उसकी तैयारी करेंगे, इस विश्वास के साथ युवा आगे बढ़े। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक प्रश्न हमारे पास यूएसए से भी आया है। विक्रम जी ने पूछा है, जो ग्लोबल
हरियाणा फोरम के डायरेक्टर हैं, इन्होंने पूछा है कि आने वाले समय में, भविष्य में किसानों के लिए हमारी सरकार के पास क्या योजनाएं हैं से उनको एक निश्चित सामग्री मिलती रहे। और इसके साथ ही इन्होंने एक और प्रश्न भी जोड़ा है कि एनआरआई इसमें क्या मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, इन्होंने विदेश में बैठ करके किसानों की चिंता की है। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। अब किसानों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कितनी ही नई योजनाएं चलाई हैं और वास्तव में टारगेट रखा है कि आने वाले 2022 तक किसानों की आय डबल कैसे होगी। तो उस डबल आय करने के लिए अभी इस पैकेज में भी किसानों के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की नई योजनाएं बनाई है। 1 लाख करोड़ रुपए तो जो मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, मंडियां कैसे नई स्थापित की जाए। कुछ प्राइवेट मंडियों को भी प्रावधान किया गया है कि किसान जो है न केवल सरकारी मंडी में अगर उसको ज्यादा दाम मिलता है तो प्राइवेट मंडी में भी जाकर के बिक्री कर सकता है। वहां ड्रायर्स की व्यवस्था की गई है, वहां पर भंडारण की व्यवस्था, साइलोज ये बनाए जाएंगे ताकि भंडारण की जो कठिनाई आती है किसान के नाते भी और सरकार को भी, एजेंसी को अपना ध्यान रखने के, अपना अनाज रखने के लिए उसकी व्यवस्था की जा रही है। कोल्ड स्टोरेजेस इसकी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसान जो है अपने अन्न को अथवा अपनी सब्जी फल उसको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं और अभी किसान के लिए तो जो किसान सम्मान निधि है, हरियाणा अपना देश के प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपया प्रति किसान के साल में उनके खाते में जमा करने की बात कही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंतर्गत किसी किसान की फसल खराब होती है उसको मुआवजा देने की बात उसमें कही गई है। हमने हरियाणा में अलग से 6,000 केंद्र देता है, 6,000 की हमने भी राशि तय की है कि जिसके पास 2 हेक्टेयर 5 एकड़ से कम जमीन है, आय उसकी कम है, तो ऐसे किसानों को 6,000 रुपया वार्षिक हम भी देंगे। तो ऐसे किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं इस बारी बन रही है। हरियाणा तो वैसे भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए किसान को कोई कठिनाई नहीं हमारे देंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। और जहां तक सहयोग की बात है, मेरा इतना ही कहना है, हमारे जो प्रश्नकर्ता हैं कि जो नई टेक्निक विदेश में किसानों के लिए बनाई जाती है, विशेष तौर पर जैसे मैं पिछले दिनों में इजराइल गया था, तो इजराइल के लोग कृषि में, खासकर सिंचाई में बहुत प्रगति की है उन्होंने। ऐसी जो नई टेक्निक्स होती हैं उनको अपने यहाँ जो प्रगतिशील किसान है भारतवर्ष में कहीं भी यहाँ के रहने वाले हैं एनआरआई या हरियाणा में आए तो ऐसे प्रगतिशील किसानों को टेक्निक उपलब्ध कराएं, हम उनको यहाँ लागू करेंगे। यही उनकी ओर से योगदान भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सिलेक्ट नहीं हो गया नीता जी? अब मैं आप सबके सामने धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरा नाम प्रोफेसर भगवान सिंह चौधरी, मैं कुल सचिव हूं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का। परम आदरणीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आदरणीय कुलपति महोदया श्रीमती नीता खन्ना जी, मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत कोरोना के बाद व्याख्यान सुनने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, देश विदेश से जुड़े श्रोता, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के साथियों, आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारतवर्ष की परिकल्पना को अपने व्याख्यान के माध्यम से जो स्वरूप प्रदान किया है, आने वाले दिनों में उसके दूरगामी परिणाम होंगे। आपने इस व्याख्यान से युवाओं, शिक्षकों तथा छात्रों को एक नई ऊर्जा तथा दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री जी, कोरोना के इस दौर में आपके प्रेरणादायी, उत्साहवर्धक, दूरदर्शी
तथा स्वदेशी भावनाओं से परिपूर्ण व्याख्यान से हम उत्साहित हैं। वास्तव में आपका व्याख्यान हम सबके लिए मील के पत्थर का काम करेगा। आपने हमें जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। इस व्याख्यान के लिए मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस व्याख्यान की मूल सूत्रधार डॉक्टर नीता खन्ना का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिनके दिशा निर्देशन में यह सब संभव हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके व्याख्यान को अनेकों चैनलों पर प्रसारित करने वाले मीडिया समूह, पत्रकार बंधु, अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी तथा छात्रों को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने आपके व्याख्यान को सुना व लाखों अन्य लोगों तक इसको पहुंचाया। आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को समय देकर व्याख्यान के माध्यम से हमें जो आशीर्वाद दिया है, इसके लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आपका सदैव ऋणी रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।